प्लस डाटा द पावर कॉम्बो। सेल है, प्रोडक्ट है, मार्केट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ नहीं रहा। कहीं ना कहीं हम लोग छोड़ दे रहे हैं कि व्हाट इज डाटा, व्हाट इज एनालिटिक्स करना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं छूट जाएगा। बस यही सारे चीज़ों को लेकर हम कैसे हमारी सेल को फास्टर कर सकते हैं, कैसे हमारी रीच को वाइडर कर सकते हैं और कैसे हमारे बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, इसी सारी चीज़ों को मार्गदर्शन करेंगे आज हमारे स्पीकर मिस्टर विजय चक्रवाल। मैं सर के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। विजय चक्रवाल सर इज अ co-founder and director of IndiaMart.com, CEO Busy Infotech Private Limited. Vijay sir is a successful new age entrepreneur who has made a significant contribution in shaping the B2B ecosystem in India, especially for MSMEs. Hailing from the small town called Nanpara in eastern UP, Vijay sir is a graduate in business management. उम्र के 20 साल से सर ने बिजनेस चालू कर दिया था। अगर आप देखेंगे तो 1996 में सिर्फ 500 इंटरनेट कनेक्शन थे पूरे इंडिया में, जिसमें मेल का रिस्पॉन्स मिलना भी काफ़ी मुश्किल होता था। तब से सर ने इंडिया मार्ट की सोच रखी है। आज सर का बिजनेस 16,000 करोड़ प्लस का है और वो आज हमारे साथ में है। तो इसी इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से फॉर्च्यून इंडिया ने 40 से सर का रिकग्निशन किया है। बस इसी के साथ मैं इस सेशन की शुरुआत करूंगा और सर को थैंक यू। हेलो, सॉरी, हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है? ठीक, अच्छा सॉरी, ये एक दो चीज़ें पहले मैं करेक्ट कर देता हूँ। एक तो ये कि ये सेशन जो मतलब हमको आइडिया था वो ये था कि इंडिया मार्ट की जो जर्नी थी हमारी, उस जर्नी में अगर जब हम 50 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पे पहुंच गए थे, तो वो 50 से 500 करोड़ या 100 से 1000 करोड़ की जर्नी क्या थी, ये था कि उसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज़ आप सभी लोग ज़्यादा करके उस दौर में हैं जहाँ पे कि हम लोग 2008-2009 के आसपास हुआ करते थे। तो एनालिटिक्स और डेटा पे आपको मेरे यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे आज, ठीक है? तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, हमारा शायद कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा। दूसरा, मेरे को ये भी बताया गया था कि बातचीत करने में हिंदी और इंग्लिश यूज़ करना है, सिर्फ इंग्लिश नहीं करना है। तो अनटिल अनलेस कि आप लोगों को चाहिए कि इंग्लिश में बोलूँ तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो आई विल कैरी ऑन विद हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर। तीसरी चीज़, इन जनरल अपने बारे में बता देते हैं। टिपिकल मारवाड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं। पूरी ज़िंदगी में बचपन से लेकर के अब तक के एक ही चीज़ सीखी हुई है कि कभी भी कोई चीज़ सस्ती मत बेचना, कभी भी कोई चीज़ नुकसान में मत बेचना, कभी भी पैसे मत जलाना, ठीक है? और जो भी करना वो करना तब जब जिसको भी आप बेचने जा रहे हो उसको फ़ायदा दिखना चाहिए यहाँ पे, और आपका जो खर्चा होना चाहिए करने का वो यहाँ होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो बेकार धंधा है, बंद कर दो, उसकी बजाय कुछ और कर लो। बहुत धंधे हैं दुनिया भर के अंदर में, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और ये क्यों था? ट्रेडिशनली तो खैर हमारा बिजनेस ट्रेडिंग का था, तो ट्रेडिंग में तो मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। शायद इस वजह से घर वाले बिल्कुल सिखाते थे कि कभी दोबारा ऐसा धंधा मत करना ले जा करके, क्योंकि उसमें उधारी भी दो, पैसे भी नहीं लौट करके आते हैं और बाद में सर पकड़ करके बैठे होते हैं। सो वो टिपिकल बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड से अब जो इंडिया मार्ट की जर्नी थी, जो चीज़ हम लोगों ने सीखी या जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पहुँच पाए अपने बिजनेस में, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमने करी है वो कोई दूसरा भी करे, और वो अगर करेगा तो उसकी वजह से आउटकम यही होने वाला है, नहीं है। हर बिज़नेस की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर बिज़नेस के डायनामिक्स अलग होते हैं। तो इनमें से जो चीज़ें आपकी काम की हों वो आप रखिएगा, बाकी चीज़ें भूल जाइएगा उसके अंदर में। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, हमारे पास 15-20 मिनट का टाइम होगा, आप आराम से प्लीज़ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। हमारा बिज़नेस भी बहुत बोरिंग है,
B2B वाला बिजनेस है, कोई फैंसी B2C वाला नहीं है कि ये ऑफ़र चल रहा है, वो मॉडल आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आदमी भी हम वैसे ही हैं सर, बोरिंग मिलेंगे आपको, बहुत फैंसी सा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, मैं आपकी एक्सपेक्टेशन ठीक कर दूँ ताकि आपको ये नहीं लगे कि आपका टाइम ख़राब हो गया हमारे साथ। हाँ प्लीज़ वो चला दीजिए। वो कैनवा वाला नहीं चलेगा राइट, ये PDF लगाया हमने। ठीक है, जब तक कि ये अभी लगा रहे हैं, इस पूरे सेशन के हिसाब से जो थीम हमने रखी थी कि दिस इज़ अनस्टॉपेबल यू। अब ये क्यों रखा था अनस्टॉपेबल यू? हम लोगों ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तब इंटरनेट बस आया ही आया था। 15 अगस्त 1995 को पहला इंटरनेट कनेक्शन इंडिया में दिया गया था और हम लोगों ने 8 महीने बाद 1 अप्रैल 1996 को ये कंपनी स्टार्ट कर दी थी। तो जैसा बताया हरीश जी ने, देयर वर 500 इंटरनेट कनेक्शंस अक्रॉस इंडिया। अब अगर अक्रॉस इंडिया 500 इंटरनेट कनेक्शन है तो कितने लोगों को इंटरनेट के बारे में मालूम होगा, वो आपको अंदाज़ा लग सकता है। हम लोग मीटिंग करने के लिए जाते थे कस्टमर्स के यहाँ पे, तो हम उनको डेमॉन्स्ट्रेशन भी नहीं दे सकते थे इंटरनेट का, क्योंकि उस समय एक मोडम आती थी और एक लैंडलाइन का कनेक्शन चाहिए होता था जिससे इंटरनेट कनेक्ट होता था। लोगों के पास लैंडलाइन नहीं हुआ करती थी, 2-2 साल की वेटिंग होती थी उस समय, और एक मोडम 14-15 हज़ार रुपये से लेके 40 हज़ार रुपये तक का आता था। तो ले करके उसको आप सब जगह जाते नहीं थे, उसको ऐसे रखते थे जैसे दुल्हन हो घर की, कि कहीं टूट गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो डेमॉन्स्ट्रेशन नहीं दे सकते थे वहाँ पे। फिर कागज़ पे प्रिंट आउट निकाल करके गए, लोगों से मिले। बहुत सारे लोगों ने, ज़्यादा करके इनफैक्ट, अपने ऑफिस से ये कह करके निकाल दिया कि जो आप कह रहे हो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कभी कुछ सुना नहीं, इंटरनेट क्या है, आप लोग चिटफंड स्कैम करने वाले टाइप के लोग लग रहे हो कि कुछ बताओगे, पैसे लोगे और चले जाओगे यहाँ पे। और हम लोग थे भी छोटे छोटे, भैया 26 साल के थे, हम 20 साल के थे वहाँ पे। तो वो जो टाइम था और वहाँ से उसके आगे की जो जर्नी है, अगर आप देखेंगे इंटरनेट एक्चुअली अगर एक फिनोमिनन बना तो वो 2004 के बाद में जा कर के बना। 2004 तक कहानियाँ खूब चलती थी बट ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। तो वो जो अनस्टॉपेबल स्पिरिट है ना, ये उस अनस्टॉपेबल स्पिरिट को लेकर के दिस इज़ हाउ वी हैव थीम्ड दिस, क्योंकि अगर वो अनस्टॉपेबल स्पिरिट नहीं है तो आप कोई सा भी बिजनेस कर लीजिए और कोई सी भी रेस लगा लीजिएगा, आप हमेशा उसमें से लौटने का रास्ता सबसे पहले ढूंढ लेंगे। हमारे पास में एक चीज़ क्लियर थी कि हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। बाहर अगर गए, बाहर का मीन्स मतलब बिजनेस बंद करके पेरेंटल बिजनेस में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर जाएंगे तो वहाँ मुंह क्या दिखाएंगे कि हमसे काम नहीं हो पाया, राइट। वो सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि इसी में करते हैं। हाँ, ये ज़रूर बिलीव था कि इंटरनेट है, बड़ा बनेगा, कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, राइट, बिकॉज उसकी यूटिलिटी इतनी अच्छी थी कि कुछ ना कुछ बनेगा। तो इसी बिजनेस में रहेंगे और चेंज करते जाएंगे बिजनेस मॉडल को अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है। सो वी सेड वी विल स्टिक इन दिस बिजनेस एंड वी विल फाइंड अ वे आउट, एंड देयरफॉर in that entire journey we said we will be unstoppable, right? We are not returning back. There is no theme कि जी go big go home। आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ये टेक बिजनेस वालों के बीच में बड़ा फेमस सा वो है कि या तो बहुत बड़ा बिजनेस बनाओ नहीं तो घर जाओ। हम लोगों का फिलॉसफी बिल्कुल ठीक है, कुछ भी करो घर मत जाओ, ठीक है, क्योंकि घर नहीं जाओगे तो कुछ बना लोगे, घर जाओगे तो कुछ नहीं बनेगा वहाँ पर ले जा करके। सो इन दैट जर्नी जो चीज़ हम लोगों ने सीखी, और मैं अब वो 0 to 10 वाली जो जर्नी हमारी है, मतलब 0 टर्नओवर से लेट्स से 50 या 100 करोड़ के टर्नओवर की जर्नी, वो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा उसके बारे में। बट व्हाट आई विल टॉक अबाउट इज़ कि जब
हमने 50-100 करोड़ कर लिए और वहाँ से फिर जब 10x करना था हम लोगों को, तो हम लोगों को क्या क्या चीज़ें बदलनी पड़ी, राइट। जो बिजनेस शुरुआत में बन रहे होते हैं, ज़्यादा करके फैमिली रन बिजनेसेस की तरीके से ऑपरेट करते हैं हम लोग। जो एंटरप्रेन्योर है उसका एक गट फील होता है कि जी मार्केट के अंदर में ये गैप है, मैं अगर ऐसे काम करूँगा तो ये गैप फिल होगा और इससे ये पैसे बन जाएंगे। जो लोग हायर करने होते हैं, सस्ते लोग हायर करो, उनके साथ में बैठ के उन्हीं को सिखाओ, खुद अपने 12, 14, 16 घंटे जितने लगा सकते हो लगाओ और काम बिजनेस बनाते चले जाओ, और ये चलता भी है। दिस इज़ हाउ थिंग स्टार्ट। मतलब वो जो 0 to 1 वाली जर्नी है वो ऐसे ही बनती है ज़्यादा करके। तो वैसे कैसे मतलब वो जो टाइम पीरियड था 50-100 करोड़ तक पहुंचने का, वो अलग था। बट जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न इज़ कि जिस टीम के साथ हम लोग अभी तक यहाँ पहुँचे हैं, वो टीम के साथ में हम 10x नहीं कर सकते वहाँ पे। और ये एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने टीम बनाई होती है पहले, उसका पर्पज़ ये होता है कि बिज़नेस बनाना है, बिज़नेस बढ़ाना नहीं है। और ये दोनों चीज़ें, जो माइंडसेट है और जो स्किल है, वो दोनों के दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। और इस अलग में जो डिफरेंसेस है, मैंने 4 चीज़ें स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करूँगा उसमें। पहली चीज़, आपको हाई क्वालिटी सीनियर लीडरशिप लानी पड़ती है। अपने अलावा आपको 1, 2, 3 जो भी ज़रूरत है बिज़नेस के अंदर में, आपको अपने जैसे, अपनी काबिलियत जैसे सीनियर लीडर्स लेके आने पड़ेंगे। और सीनियर का मतलब एक्सपीरियंस से सिर्फ नहीं होता या एज से नहीं होता। सीनियर का मतलब IQ लेवल से है, दिमाग से शार्प होने चाहिए वो, और जिन्होंने अपना देखा हो कि कैसे बिजनेसेस स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाए जाते हैं यहाँ पे, राइट। तो एक डिफरेंस था, हम लोगों ने 2011 में हमारा टर्नओवर करीब 65 करोड़ के आसपास था। और हम लोगों ने जब लीडरशिप टीम बनाई, तो एक हम लोगों ने हेड ऑफ सेल्स हायर किया था, जिसकी सैलरी थी 1.5 करोड़ रुपए, और जिसको ESOP हम लोगों ने 100 करोड़ रुपए के अलग से दिए थे कि अगर तुम रुक गए 8 साल हमारे पास में, तो ये उसके वर्थ के तुमको ESOP भी मिलेंगे। 65 करोड़ का टर्नओवर था, सैलरी 1.5 करोड़ की थी। अब आप परसेंटेज लगा लीजिए कि कितना सिर्फ एक आदमी को दिया जा रहा था वहाँ पे। ऐसे करके 4 लोग हम लोगों ने अलग अलग टाइम पे हायर किए थे, और टोटल सैलरी सबकी मिला जुला करके करीब 4 करोड़ के आसपास की थी, व्हेन वी वर डूइंग अ टर्नओवर ऑफ 65 करोड़, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि आप 7% ऑफ द कंपनी इज़ बीइंग पेड टू दिस लीडरशिप यहाँ पे। और सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था, ये आ तो जाएंगे और ये पैसे भी चले जाएंगे, बॉटम लाइन से साफ हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये तो सब नुकसान लग जाएगा। तो वो जो नुकसान लग जाएगा वाला जो फीलिंग था, ऑब्वियसली जो काउंटर बिट थी कि आएंगे तो कुछ करेंगे भी, तो ऐसा तो नहीं है कि आएंगे और डुबाएंगे तब तो फिर गलत आदमी हम ले आए। सो दिस इज वन थिंग दैट अ लॉट ऑफ अस एक्चुअली आर नॉट एबल टू टेक अ लीप ऑफ फेथ ऑन। हम इस डर से कि जी मेरे बिजनेस में बचता ही मेरे को 2-4 करोड़ रुपए, अगर इतने के और लोग लेकर के आ गए तो बिजनेस में कमाएंगे कैसे, तो वहाँ पे ये माइंडसेट बदलना पड़ता है। क्योंकि अब आप गाड़ी को ना, आप ऐसे समझिए पहाड़ पे लेकर के जा रहे हैं, और अब उसको 4x4 में डालना है। 4x4 में डालना है तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा। अब एवरेज उतना नहीं आएगा कि 16-17 का एवरेज आ रहा है, अब एवरेज आपका 6 का ही आएगा एक बार के लिए। लेकिन जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे और दौड़ने लग जाएंगे, वो आपको दूसरी ट्रैजेक्टरी पर लेकर के चला जाएगा। दूसरी चीज़, अब ये पहला एक्सपीरियंस है आपका कि आप एक सीनियर लीडरशिप टीम बना रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं पहले बनाने का। तो आप जो हायर करेंगे ना शुरुआत में लोग, वो गलत भी हायर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहली बार हायर किया सब सही हो गया, या दूसरी बार हायर किया सब सही हो गया।
हम लोगों ने तीसरी बार में जाकर के अपनी टीम ठीक से बना पाए थे, और तब तक वो सब करते करते 1.25 साल लग गए थे, यानी 1-1.5 साल के पैसे डूब गए। लेकिन वी डिड नॉट कम बैक कि नहीं साहब ये टीम तो नहीं बनेगी, लोग अच्छे मिलते ही नहीं है, अपने को ही करना पड़ेगा ना। अगर वो करते तो वो वहीं का वहीं रहते। ये था कि अगर इसको नहीं सॉल्व किया तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। एंड दैट इज व्हेन मतलब वी बिल्ट इट, वी फेल्ड, फिर रीबिल्ड किया, फिर जा करके 3 बार करने के बाद, मतलब 2 बार करने के बाद तीसरी बार सक्सेसफुल हुए वहां पे। एक और चीज़ जो डिस्कशन में उस समय आती थी कि अब मैं नए लोग कितने लाऊं और पुराने लोग कितने रखूं। ठीक है, या तो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि हमारे सारे लोग खराब हैं, इनसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तब तक आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं बिजनेस को ग्रो करने में, और सारी फ्रस्ट्रेशन इस बात की है कि मैं इस आदमी को बोलता हूँ ये कर दो, ये तो इसके बियॉन्ड कुछ कर ही नहीं पाता है। ठीक है, मैं तो पूरी मेहनत से लगा हूँ लेकिन वो तो कर नहीं पा रहा है यहाँ पे। तो या तो आप अपनी पूरी टीम से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, और या इतना इमोशनली उनके साथ में जुड़े हुए हैं कि यार इससे अच्छा तो आदमी मिल ही नहीं सकता है, लेकिन ग्रोथ फिर भी नहीं हो रही है। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो एक्सट्रीम पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। वेयर एज द रूट दैट वी फाउंड दैट वर्कड वेल फॉर अस, आधे लोग तो हम लोगों ने अपनी एग्जिस्टिंग टीम से सीनियर लेवल्स पे प्रमोट करे, और आधे लोग हम बाहर से लेकर के आए कि ये एक फ्रेश माइंडसेट हमको लाना पड़ेगा, ताकि जो मेरी एग्जिस्टिंग टीम में अच्छे लोग हैं वो भी तो सीखेंगे ना उनसे। और दूसरा जो बाहर से आ रहा है उसका वैल्यू सिस्टम, उसका कल्चर, उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, तो उसको कौन सिखाएगा कि हमारी पूरी कंपनी चलती कैसे है। तो ये जो मिक्सचर करने का था, दिस अगेन इज लाइक मैरिज। एक दूसरे परिवार से कोई जना आपके परिवार में जुड़ता है, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब जने अलग अलग तरीके से रह रहे होते हैं, और अब आप कहते हो कि जी दोनों साथ मिलकर के अच्छे से रहो, तो वो असिमिलेट करने के लिए एफर्ट लगता है। आज वो रोल अपने पेरेंट्स निभा रहे होते हैं या फैमिली मेम्बर्स निभा रहे होते हैं, खूब लड़ाई होती है। आप में से कितने लोगों की शादी के पहले 1 महीने में ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी? किसी की नहीं? बहुत शरीफ लोग हैं आप लोग। तो खैर एनीवे, तो वो जो असिमिलेशन है ओल्ड और न्यू का, वो असिमिलेशन भी हम लोगों को अच्छे से करना पड़ा। बिकॉज जो फर्स्ट टाइम इनफैक्ट जो टीम हमने हायर करी थी, टीम की प्रॉब्लम नहीं थी, हम ये असिमिलेट ठीक से नहीं कर पाए थे। जो पुराने लोग थे वो उनके साथ काम करने को तैयार ही नहीं हुए। तो अब नॉन कोऑपरेशन होगा तो बिजनेस तो चलेगा नहीं वहाँ पे। लास्टली और थैंकफुली हमारे साथ क्या हुआ, हमने 2009 में इंटेल कैपिटल से फंड रेज किया था, पहली बार फंड रेज किया था। तब तक कि हम लोगों ने बूटस्ट्रैप करके प्रॉफिटेबली कंपनी चलाई थी। तो उन्होंने एक बोर्ड बनाया कि नहीं साहब वेंचर इन्वेस्टेड कंपनी है, बोर्ड तो बनाना पड़ेगा। और बोर्ड के ऊपर में जो बोर्ड मेंबर्स आए वहाँ पे, उन्होंने तो इनफैक्ट हमको लगता है एक दूसरा जीवन दान ही दे दिया। सो फ्रॉम अ फैमिली रन बिजनेस माइंडसेट, they actually coached and mentored us to turn into a professionally run organization. कैसे टीम बनानी चाहिए, क्यों टीम बनानी चाहिए, सिस्टम्स के क्या मतलब होते हैं, प्रोसेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, डर कैसे निकाल लें अपने मन का कि जी साहब ये लोग आएंगे नहीं चलेंगे नुकसान होगा। ऑल दैट बिट was done by these members on the board. And in fact आप अगर इस रीबिल्ड टीम की एक्सरसाइज में पूछेंगे, 2 सबसे ज़रूरी चीज़ें जो इसमें आप देखेंगे, एक तो ऑब्वियसली ये है कि आपको लीडरशिप टीम अपने यहाँ पे सीनियर बनानी पड़ेगी, और दूसरी चीज़ ये है यूज़ वॉट एवर नेटवर्क यू कैन टू गेट पीपल हु हैव ऑलरेडी डन समथिंग बिग। आप उनको लेकर के आइए, डरिए नहीं। वो आपको इतना सिखा करके जाएंगे जितना कि आपको कोई दुनिया में नहीं सिखाएगा।
प्रॉपर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाइए, मीटिंग करिए हर क्वार्टर में एक बार उनके साथ, उनको अपनी कंपनी का डेटा दिखाइए। अगर वो सही इंटेंट से आपकी हेल्प करने के लिए आपके बोर्ड पे आए हैं, यू वुड लर्न इमेंसली फ्रॉम देम। हमारे लिए आई थिंक दैट प्रोफेशनली दैट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइव्स एट दैट पॉइंट इन टाइम। जो आज आप हम लोगों को देख रहे हैं, राइट, अगर हम 2008 वाले ब्रिजेश अग्रवाल होते तो ये कंपनी तो नहीं बनती है। वो हो जाता शायद 50 करोड़ का, हम 150, 200, 250 कुछ पहुंच जाते, बट वो 1700 करोड़ का रेवेन्यू तो नहीं होता यहाँ पर। दैट वाज नॉट पॉसिबल। इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज we were able to rebuild this team with the help of this coaching and mentoring that we had from our board members. The other thing which also happened during this same time was कि एक board meeting के दौरान में हमारे एक डायरेक्टर साहब ने बोला कि एक काम करो, अगर तुम्हें महीने भर के लिए अस्पताल में एडमिट होना पड़े तो ये कंपनी कैसे चलेगी, ये चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी। तो हम लोगों ने बोला ये तो सब बड़ा मुश्किल है, अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो ये तो काम थोड़ा बहुत तो होता रहेगा, लेकिन शिकायतें बहुत आएंगी कस्टमर से। तो उन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले एक काम करो, इसको बदलो, जाओ 1 महीना छुट्टी लेके घर बैठो, ऑफिस मत आओ, फ़ोन है तुम्हारे पास में, और तब तक ये जूम वूम कुछ नहीं होता था, फ़ोन है, अब चला लो कंपनी, पहले प्रैक्टिस कर लो। अगर ये नहीं चला पाओगे तो कंपनी बढ़ा भी नहीं पाओगे। यहाँ पे किसी भी सूरत से अगर आपकी प्रेजेंस इतनी मैंडेटरी है कि आपके ना रहने से चीज़ें ग्रो नहीं हो सकती हैं, तो कंपनी बड़ी नहीं हो सकती है। और इसके लिए जो मतलब टूल, सबसे इम्पोर्टेंट टूल है विच हैज़ वर्कड वेल फॉर अस इज़ टू मेजर एवरीथिंग एंड टू मॉनिटर एवरीथिंग। अब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहली बात तो मेजर करना, यानी कि रिकॉर्ड करना। और मेजरमेंट का मतलब खाली ये नहीं कि सेल्स कितनी हुई, कॉस्ट कितनी लगी, मार्जिन कितना बचा, वो तो सिर्फ चलिए फाइनेंशियल मैट्रिक हो गई आपके पास में। मेजरमेंट हर उस चीज़ का, जैसे कि अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो आपका जो सेल्स पर्सन है वो डेली कितनी कॉल करते हैं, उसमें से कितने से उनकी बात होती है, कितने मिनट वो बात करते हैं, उसमें से कितनी लीड्स आपकी जाकर के हॉट बनती हैं, कितनी वार्म बनती हैं, फिर उसमें कितने फॉलोअप्स लगते हैं कि इससे पहले कि वो क्लोज हो जाए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल नॉर्मल सेल्स प्रोसेस। इन सब चीज़ों का मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि ये डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया कि जिसने ये किया तो ठीक है। कुछ चीज़ों का जो मेजरमेंट होता है उसके कोई डायरेक्ट मेट्रिक नहीं होते, राइट। सो से फॉर एग्जांपल कोई मैनेजर है, हाउ इज़ द मैनेजर्स बिहेवियर टूवर्ड्स द टीम मेंबर। अब इसका क्या डायरेक्ट मेजरमेंट है, आप कर लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो उसका एक प्रॉक्सी मेजरमेंट होना चाहिए कि जी उसकी टीम में अट्रिशन कितना है लोगों का। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैरामीटर्स डिसाइड करना, और हर चीज़ के लिए डिसाइड करना जो कि आपकी कंपनी में ज़रूरी है, दैट बिकम्स ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। और वंस दैट इज़ डन, फिर उसके बाद में जो मॉनिटरिंग है कि अच्छा जी इसमें से मुझे डेली क्या देखना है, मुझे वीकली क्या देखना है, मुझे मंथली क्या देखना है, ये दूसरा डिसीजन है। और इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एटलीस्ट हम लोग तो गूगल कैलेंडर यूज़ करते हैं, फिक्स कर रखा है। मंडे सुबह 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक फाइनेंस टीम के साथ रिव्यू है, और इस रिव्यू के अंदर में मैं 4 चीज़ें देखूंगा कि मेरा पिछले हफ्ते का कैश फ्लो क्या चल रहा था, क्या मेरे रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, क्या मेरी कलेक्शन है, कितनी मेरी बिलिंग हुई है। लेट्स से डिसाइड करके, लिख करके कि साहब इस मीटिंग में बैठेंगे तो मुझे ये 6 चीज़ें देखनी है, आप डेटा ले करके आइएगा तब बैठिएगा। और ये डिसिप्लिन
मतलब वैसे ही फॉलो होता है जैसे कि हम सांस लेते हैं। विदाउट दैट डिसिप्लिन दिस डज नॉट वर्क। मॉनिटरिंग मीन्स आपको अपने आप को भी अवेलेबल करना है। उस समय अगर तूफान भी आ जाएगा ना तो भी आप मॉनिटर वही करेंगे जो करने के लिए बैठे हैं, नहीं तो आपके पास हमेशा मतलब ज़िंदगी भर इतने इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम आते रहेंगे कि आप कभी भी ये नहीं कर पाएंगे। सो वी लर्न दैट ड्यूरिंग दैट पीरियड। उसमें एक और भी, जब हम लोगों ने ये डेटा रख करके देखना स्टार्ट किया तो एक तो ये होता है कि अच्छा जी पिछले हफ्ते क्या हुआ, पिछले महीने क्या हुआ, इस साल क्या हुआ, ये तो सब देख लिया। बट जैसे जैसे हमने ट्रेंड्स देखने चालू किए तो हम लोगों ने क्या हुआ, रिपोर्ट्स में बनाया कि नहीं आप एक काम करो, ये डेटा ना मुझे वीक ऑन वीक पूरी रिपोर्ट दिखाना, खाली इस हफ्ता या लास्ट हफ्ता मत दिखाओ, मुझे तो पिछले 12 हफ्ते दिखाओ या मुझे पिछले 56 हफ्ते दिखाओ। जब आप ट्रेंड देखना चालू करते हैं तो जो पैटर्न्स आपको पता चलते हैं कि यानी नहीं साहब मेरे बिजनेस में कुछ तो लोचा है, मेरा कभी ये ऊपर जाता है, कभी ये नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, ये तो ऐसे ही चलता रहता है। इफ दैट इज अ पैटर्न, इट इज एन इंडिकेटर कि जो उस चीज को ड्राइव करता है वो अभी फॉर्मूला ड्रिवन नहीं है, वो कोई स्किल ड्रिवन है। जैसे कि एक सेल्समैन है, चला गया जी, इस महीने मैंने 10 लाख की सेल कर दी, अगले महीने 0 है। इसका मतलब है उसका सेल्स का प्रोसेस नहीं क्लियर है, वो अपनी स्किल से कर रहा है, जिस दिन छोड़ के जाएगा उस दिन आप 0 पे आ जाएंगे। यहां पे तो ट्रेंड्स जो हैं उसके, वो ट्रेंड्स देखना वो आपका एक दूसरा इतना बढ़िया सोर्स ऑफ प्रॉब्लम फाइंडिंग है जो आपको जनरली अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो MIS दोनों देखनी चाहिए, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, महीने में क्या हुआ, वर्सेस पिछले 1 साल में, 2 साल में, पिछले 24 महीने में, पिछले 16 क्वार्टर्स में क्या हुआ, वो मेंटेन करना बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और आपको डेटा का मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं जो हम लोगों ने यूज़ किया। हम लोगों ने, जिसको आज आप CRM बोलते हैं, 2001 में हम लोगों ने इन हाउस अपना एक CRM बनाया था, बिकॉज हम डायरेक्ट सेल्स से काम करते थे। लोग गए मीटिंग करने के लिए, मीटिंग करके आए, इस बार उन्होंने बताया कि सर इन्होंने कहा 4 दिन बाद आना। अब 4 दिन बाद गए कि नहीं गए हमें मालूम ही नहीं। ठीक है, इन्होंने कहा तो था कि 4 दिन बाद आना, लेकिन वो जब कभी गए ही नहीं, कभी बात ही नहीं हुई, तो मुझे मालूम नहीं कि ये वाली भी मीटिंग करने गए थे कि नहीं गए थे। तो हम लोगों ने एक, उसको हम लोग बोलते थे सेल्स ट्रैकिंग सिस्टम उस ज़माने में, तो वो खुद ही कोड करके बना करके रखा था। तो उसमें ये हम लोगों ने किया कि अच्छा कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या पिन कोड है, क्या सिटी है, क्या इंडस्ट्री है, ऐसे करके खूब सारी डेटा एंट्री कराते थे। लोगों ने तो रिफ्यूज़ कर दिया कि डेटा एंट्री नहीं करेंगे, तो हमने कहा या तो डेटा एंट्री करो नहीं तो नौकरी छोड़ दो। राइट, टीम छोड़ गई, हमारी पूरी टीम छोड़ भी गई। हमने कहा हम दूसरे हायर कर लेंगे, काम मेरे तरीके से होगा, काम आपके तरीके से नहीं होगा, धंधे चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं है यहाँ पे। सो वी हैड टू टेक दैट हिट एट दैट टाइम। बट वो करके अब जब ये डेटा ना, हम लोग 2001 से सोचिए, 2001 से लेके 2014 तक ये डेटा रिकॉर्ड करते गए। 2014 में जा कर के ये हुआ कि हम लोग अब अपना ऑफिस एक्सपेंशन करेंगे सेल्स का ऑल अक्रॉस इंडिया। अब जब ऑफिस एक्सपेंशन करेंगे तो हम लोगों ने साल भर में 52 ऑफिस खोले थे, हर हफ्ते एक ऑफिस खोलते थे अलग अलग लोकेशंस के ऊपर। उस 52 ऑफिस में से ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ऑफिसेज एक्चुअली स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। सिर्फ 20% ऑफिस की लोकेशंस हमें चेंज करनी पड़ी। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ कि इतनी एक्यूरेसी के साथ में हमारा काम हो गया, जबकि बाकी की कंपनीज जो अपने ऑफिसेज खोलती थी उसमें से 60% ऑफिस बंद होते थे, उनके 40% चलते थे। हम लोगों ने, बिकॉज वो 14 साल का डेटा था, ये तक निकाल लिया कि किस शहर में, किस इंडस्ट्री में, किस पिन कोड में मेरा सबसे ज़्यादा सेल्स का कन्वर्जन होता है। कि अगर मैं 100 मीटिंग वहाँ करता हूँ तो कहाँ पे मेरा 20 कस्टमर बनता है, कहाँ पे 8 बनता है, कहाँ पे 12 बनता है। लोकेशन ऐसे आइडेंटिफाई हुई थी।
कि साहब मैं तो इस पिन कोड में जाकर के ऑफिस खोलूंगा क्योंकि इसके 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर में मेरा सेल्स कन्वर्जन सबसे ज़्यादा अच्छा है, मैं ऑफिस ही नहीं खोलूंगा किसी दूसरी जगह पे। नाउ दैट डेटा वॉज नॉट अवेलेबल विद एनीबडी। आप कंट्री में किसी भी रिसर्च एजेंसी के पास चले जाओ, कोई नहीं दे पाएगा आपको। हमारे पास में वो डेटा पड़ा हुआ था, 14 साल बाद काम आया वो। बट उस चीज़ ने जो हम लोगों को एडवांटेज दिया इन टर्म्स ऑफ लेस फेलियर, हायर सक्सेस, फास्टर रोल आउट, वो किसी के पास नहीं था। हमको ये मालूम था ये ऑफिस में अगर खुला है तो उसको मैं ये भी डेटा दे सकता हूँ कि देख पिछले 6 महीने में ना इस कस्टमर से हम 5 बार मिल चुके, इससे 4 बार, इससे 3 बार, इससे 2 बार, और इन्होंने ये कह करके सेल्स अभी तक हमारे को दी नहीं है। अब आप मिलने जा रहे हो तो तैयारी करके जाना। हर कस्टमर से मिलने जाने के पहले उसको पता होता था कि किन किन चीज़ों पे पहले इस कस्टमर ने ऑब्जेक्शन रेज करा हुआ है, उसकी तैयारी करके जाते थे वहाँ पे कि अब ये सवाल तो वो दोबारा पूछेंगे, सो व्हाट कैन आई टेक विद मी, जिससे कि ये आंसर कर सकें। दैट इज़ द पावर ऑफ डेटा विच आई सेड कि मेजरिंग मॉनिटरिंग आपको शुरुआत में लग सकता है कि बहुत फालतू काम है, इस डेटा का क्या इस्तेमाल होने वाला है। मत चिंता कीजिए, 2 लोग ही तो लगेंगे ना आपको एक्सेल बना करके डेटा रखने के लिए या सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए। दैट इज़ अ फार सुपीरियर इन्वेस्टमेंट दैन मोस्ट अदर थिंग्स दैट वी गो बैक एंड डू एट आवर ऑफिस। So that is the other element which resulted into huge success for us. तीसरी चीज़, और ये बहुत कॉमनली अगेन हम लोगों के डिस्कशंस में आती थी कि what is frugality and what is foolishness। यहाँ पे जैसे आप बोलिएगा तो हम तो बोलेंगे हम बहुत बड़े कंजूस हैं, ठीक है, महा कंजूस हैं, कुछ भी खर्चने के पहले 100 बार सोचेंगे, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं। तो अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट करना था एक CRM बनाने में, वो CRM बनाने में 2001 में बाय द वे हम लोगों के 10 लाख रुपए खर्च हुए थे और टर्नओवर हमारा 1.5 करोड़ का था। लेकिन हमको ये मालूम था कि अगर मैंने ट्रैकिंग नहीं करी तो ये सेल्स वाले हमको बेच खाएंगे, और अगर हमको यही मॉडल रखना है तो ये करना पड़ेगा, या तो मॉडल बदल दो, नहीं तो फिर उस इन्वेस्टमेंट से भागो नहीं पीछे वहां पे। एंड देयरफॉर जब आप अपने बिजनेस के अंदर में डिसीजंस ले रहे हैं, आई वुड से प्लीज इवैल्यूएट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। व्हाट इज फ्रूगैलिटी, कहाँ पैसे बचाने चाहिए और कहाँ पे लगाने चाहिए। मेरे हिसाब से फुलिशनेस एक ही चीज होती है, जब आप किसी पे जरूरत से ज्यादा पैसे दे रहे हैं। आपको सस्ता ढूंढना है, बिल्कुल ढूंढिए साहब, क्वालिटी अगर यही है ना, अब उसमें सबसे सस्ता माल आप ले आओ जा करके, ये आपकी समझदारी है, ये बनियापन का फायदा है, राइट। और उसको बिल्कुल मत छोड़िए, लेकिन जो चीज की जरूरत है वो नहीं खरीदें, वो फुलिशनेस हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ भी ले लीजिए, आपको आटा खाना है, ठीक है, आप सबसे महंगा आटा मत लीजिए दुनिया का भाई, थोड़ा सस्ता वाला ले लीजिए, चल जाएगा। बट अब मतलब खानी रोटी है लेकिन आटा नहीं लेकर के आएंगे तो क्या करेंगे। सो दिस इज अनदर थिंग दैट वी लर्न ड्यूरिंग दैट होल पीरियड, एंड वी वर एबल टू डिस्टिंग्विश। डिसीजंस में हम हमेशा जा करके बात करते थे फ्रूगैलिटी वर्सेस फूलिशनेस, तो हम क्लियर होते चले गए कि जी ये करना है, ये नहीं करना है, क्या फुलिशनेस है, क्या फ्रूगैलिटी है यहाँ पे। और एक चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट हम लोगों ने उस समय सीखी और करी, एंड थैंकफुली हमारा बिजनेस चूँकि टेक साइड के ऊपर पे था तो दैट ऑल्सो हेल्प्ड अस। हम लोगों ने हमेशा और हमेशा अपनी फिलॉसफी ये बना रखी है, जो मैंने सबसे पहले भी शेयर किया था, कि जो भी काम आप कर रहे हैं कस्टमर को वैल्यू इतनी दिखनी चाहिए कि साहब आप मेरे लिए इतना ला के दे रहे हो और आपका खर्चा इतना लगना चाहिए। जो मार्जिन होता है ना किसी भी बिजनेस का, वो इन दोनों चीज़ के बीच का डिफरेंस होता है। मार्जिन ये नहीं होता कि आप कितने पे बेच रहे हैं, आप कॉस्ट प्लस पे बेचेंगे, बेचते रहिए,
आज तक ज़माने भर से कॉस्मेटिक्स हैं, ये खाने वाले आइटम हैं, लोग बेचते आ रहे थे कॉस्ट प्लस मॉडल पे कि 100 रुपये मेरे लगते हैं, इतना मार्केटिंग में, इतना प्रोडक्शन में, सब कुछ, चलो जी इस पे 30% मार्जिन लगाओ, बेच दो। नई नई कंपनियां आई, D2C ब्रांड्स बने, वही सेम क्रीम बेच रहे हैं ले जा कर के, अरे इससे तो आप लगाएंगे तो ये तो नेचुरल वो है, इसके अंदर हर्ब्स। तो जो पहले बेच रहे थे वो अननेचुरल चीज़ बेच रहे थे क्या? नहीं साहब। लेकिन नेचुरल चीज़ों के नाम पे, आयुर्वेदा के नाम पे सेम प्रोडक्ट जिस पे कि पहले 10% का मार्जिन होता था, अब वो 30% के मार्जिन पे बेच रहा है। सो देयर इज एन ऑडियंस दैट इज विलिंग टू पे more for a product that is solving their problem. किसी को एक्ने का प्रॉब्लम है, उसको एक्ने के सलूशन के लिए पैसे देने में दर्द नहीं है, क्रीम के लिए पैसे देने में दर्द है उसको। आप उसको क्रीम कह के बेचेंगे तो नहीं मिलेंगे पैसे उसके। आप उसको बोलेंगे कि एक्ने का सलूशन है, वो कहेगा हाँ जी साहब, अब लो मेरे से तुम 20 रुपये और लो, बट मेरा एक्ने का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। Always and always in the business we kept asking ourselves कि हम कस्टमर को क्या वैल्यू दे रहे हैं। हमने कभी कॉस्ट प्लस मॉडल के ऊपर में अपनी प्राइसिंग नहीं करी। We were the most expensive of all the other companies who were offering same services, right? We said कि ठीक है, बट मेरा बिल्कुल क्लियर है, मेरे यहाँ से आप अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 80% of my customers will make 10x of what they have invested with us. मैं उसके हिसाब से रहूँगा। 20% कस्टमर मेरे को छोड़ करके चला जाएगा क्योंकि किसी ना किसी वजह से उसका काम नहीं निकलेगा। मैं 80% के हिसाब से काम करूँगा हर साल और यही करता रहूँगा। And we ensured that we never got into the trap of cash flows. कभी ज़िंदगी में कैश फ्लो की प्रॉब्लम आने ही नहीं दी वहाँ पर ले जा करके। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट ही नहीं बनने दिया टीम के अंदर में कि जी हमारा खर्चा क्या लग रहा है इसमें, हमारा खर्चा इतना लग रहा है तो इतने में बेच दो। कस्टमर कह रहा है जी उस पर 80% डिस्काउंट दे दो, अरे सर हमारे को तो तब भी मार्जिन बचेगा, बेच दो ना। उसको वैल्यू क्या मिल रही है मैं वो समझाऊंगा पहले, तब तक नहीं बेचूंगा जब तक कि हम उसको वैल्यू समझा ना पाए। वैल्यू ना समझा पाने का वो नहीं है क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिव कि सस्ता बेच दो। तो कैश फ्लोज मार्जिन्स जनरली स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर बिजनेस। हमको डर लगता है सबसे ज्यादा उसी का, एंड विच इज अ फेयर बिट। पता चला कल आप जिंदा ही नहीं रहे, नुकसान होने लग गया धंधे में, तो करोगे क्या, राइट? बट मार्जिन्स में हमेशा the thinking process according to me that will work, and this will work in every business by the way. वैल्यू देखिए कि आप कस्टमर को क्या दे रहे हैं। अगर वैल्यू कम दे रहे हैं आप और आपकी कॉस्ट मतलब उसके बहुत आसपास है, पहले वैल्यू को से चेंज करने के लिए देखिए हाउ कैन यू गिव मोर वैल्यू। और अदरवाइज यू विल से कि नहीं मेरा कमोडिटाइज बिजनेस है, मैं तो कोयला ही निकालूंगा खान से, वही बेचूंगा और वो इतने % मार्जिन मिलता है। देन यू हैव टू लुक एट अ बिजनेस जिसमें कि फिर अब आप 1 लाख करोड़ की सेल कर पाओ। फिर आप ये मत बोलो कि मुझे 1000 करोड़ का धंधा बनाना है वहां पर ले जा करके। अगर 1% मार्जिन पे काम करना है तो कोई बात नहीं, करिए आप, वो भी अच्छा है। बट देन द पोटेंशियल हैज टू बी मच लार्जर। और ये was the other thing that we realized during all this while, हमारे पूरे बिजनेस की ग्रोथ में सबसे बड़े जो बॉटलनेक थे वो हम ही थे, कोई दूसरा जना नहीं था वहाँ पर ले जा करके। हमारी सोच, हमारा काम करने का तरीका, यही वो सारी चीज़ें थीं विच वॉज होल्डिंग अस बैक। जैसे टीम नहीं हायर करनी है, हमारी प्रॉब्लम, ठीक है, इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमारी प्रॉब्लम। और ब्लेम हम करते थे अपनी टीम मेंबर्स को ले जा करके। इन मोस्ट बिजनेसेस it is because we are not able to set the right direction and tone that everybody else is failing. We are forcing everybody to do impossible stuff and then we come back and say इनसे तो नहीं हो पाएगा।
करेक्ट, हम कर लेते हैं डज नॉट मीन कि सब जने कर लेंगे। आप कर लेते हैं इसलिए आप एंटरप्रेन्योर हैं ना। अगर सब जने कर पाएंगे तो वो भी अपनी दुकान खोल के बैठेंगे, फिर आपके साथ कौन काम करेगा? तो आप अपने जैसे लोग मत ढूंढिए, राइट? आप नॉर्मल लोग ढूंढिए, जो लोग ज्यादा मिलते हैं, जो आपके यहां रुकेंगे, काम करेंगे, एक स्किल है उनकी। सो प्लीज डोंट बिकम अ बॉटलनेक फॉर योर योरसेल्फ। एंड देयरफॉर वी सेड कि ये जो पूरा प्रोसेस था हमारा इस ट्रांसफॉर्मेशन का 2010 से 2014 के बीच में ले जाकर के, वी एक्चुअली स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम प्रोटेक्टिंग थिंग्स या थिंकिंग अबाउट कि जी पहले प्रोटेक्ट करो फिर देखेंगे, टू टेकिंग डिसीजंस विच वर फॉर बिल्डिंग थिंग्स, कि बनाने पे पहले ध्यान दो, बाद में प्रोटेक्शन पे देखते हैं। अभी यहाँ पर अगर बनाने की तरफ से नहीं सोचेंगे, वी विल नॉट गेट एनीवेयर। हर बार डिसीजन मेकिंग ऐसे नहीं होगी, पहले बचाओ पहले बचाओ पहले बचाओ, अगर ये नहीं बचेगा तो मैं नहीं करूँगा। नहीं, there are risks, there are decisions that you will have to go back and take which will not give you immediate results, immediate outcomes, right? And before I end this session, right, one last thing, typically speed in any business is a strategic advantage. आप कितनी तेजी से कोई चीज कर पाते हैं, राइट, it will give you an edge like nobody else. तो ये एग्जाम्पल ऐसे बताता हूँ, until about 2014 हमारा जो नियरेस्ट कंपेटिटर है कंपनी है ट्रेड इंडिया करके, तो हम लोग बिल्कुल बराबर से 100 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पे पहुँचते थे। 2024 में हम लोगों ने 52 ऑफिसेस खोले पूरे साल भर में ले जाकर, वहाँ से चालू हुआ, और बाय द टाइम वी रीच्ड 2019 वो 125 करोड़ के ऊपर थे और हम 400-500 की रेंज में पहुंच चुके थे यहाँ पे। और तब समझ में आया हम लोगों को कि अगर स्पीड से हम पहले भाग सकते थे ना, तो हम कब का उनको पीछे छोड़ करके आगे निकल चुके होते यहाँ पे, बिकॉज दे वर नॉट रेडी टू सी कि ये मतलब इतनी तेज़ी से कैसे मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हैं यहाँ पे। And that was only possible because we had a team, we had data which was measured, analyzed. We took decisions based upon what is going to be investment and what is going to be foolishness. We still built the business. By the way, जितने पैसे हमने इंटेल से लिए थे कभी नहीं खर्च किए हमने, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं हुआ। सिर्फ 2014 में जब ऑफिस खोलना चालू किए थे तो एक टीवी कैंपेन किया था इरफान खान के साथ में, 60 करोड़ रुपए लगे थे उस साल हमारे एडवर्टाइजिंग में। दैट इज द ओनली टाइम वी हैव बर्न्ड मनी। एवरी अदर ईयर आउट ऑफ दीज लास्ट 30 years वी हैव मेड मनी। वी स्टार्टेड विदाउट एनी कैपिटल। ठीक है, घर से ज़रूर मिला था सपोर्ट कि एक कंप्यूटर खरीद लो, 2 आदमी रख लो, राइट। वी वर प्रॉफिटेबल फ्रॉम ईयर 1। टेक बिजनेसेस में आपको सुनने को मिलेगा जी वो तो प्रॉफिट ही बहुत बाद में बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसे बनाना चाहते हैं आपके ऊपर है वो ले जा करके। तो पूरे इन सालों के अंदर में वहाँ पे ले जा करके हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया, बट वो जो इन्वेस्टमेंट उस साल स्पीड में लगा ना हमारा, दैट एक्चुअली मेड अस द लीडर विच वी वर देयर। अदरवाइज हम लोग वही नेक टू नेक चला करता था। यही डिस्कशन होता था, हाय राम इस साल वो ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे कि हम कैसे बीट करें। वो ख़त्म हो गया डिस्कशन उसके बाद में ले जा करके। सो दिस इज बाय द वे सम ऑफ द लर्निंग्स दैट वी हैड इन आवर जर्नी फ्रॉम 50-100 crores to about 1,000-odd crores. I know the time is very short, but I've tried to capture the key things which at least I think did help us get to this point. Thank you so much, sir. जो जर्नी आपने बताई, यहाँ पर बैठे काफी सारे एंटरप्रेन्योर की यही चीज है कि हम लोग प्रोटेक्टिंग टू बिल्डिंग, इस प्रोसेस को समझने में थोड़ी देरी कर रहे हैं। जो आज सर ने आपको बताया, आई होप कि हम लोग सभी यही सारी चीज़ों को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। जो डिसीजन मेकिंग में हम लोग डिले कर रहे हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
इसी के साथ अगर किसी को क्वेश्चन एंड आंसर है तो वो पूछिए, क्वेश्चंस रिलेवेंट टू टॉपिक। ऐसे लेफ्ट टू राइट चलें? चल ठीक है, ओके। सर आपका जो जर्नी है, जर्नी में क्या होता है, जैसे हम लोग भी अभी एक्सपेंशन फेज में चल रहे हैं, जी जो कैपिटल लगता है एक्सपैंड करते वक्त, तो देयर आर मेनी तरीके हैं, डेट ले लो आप, इन्वेस्टर्स लेके आ जाओ या फोन कैपिटल लगाओ, बहुत सारी चीज़ें। कहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया और आप उसको ओवरकम कैसे है, आपके हिसाब से बेस्ट तरीका या बेस्ट इंटरनेट क्या होना चाहिए? अच्छा, सो थैंकफुली हमारा जो बिज़नेस था उसमें केपेक्स कुछ नहीं था। केपेक्स एक ही चीज़ थी, कंप्यूटर ले लो आप, एडवर्टाइजिंग करो, ये करो। हमारे बिजनेस में अगेन B2B बिजनेस है, इतना एडवर्टाइजिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था वहाँ पे। तो हमने तो हर चीज़ कैश फ्लो से फंड करी। What we did was we did not draw salaries. Every single penny that we earned in the business, we invested. ऑफिस ले लिया, लोग हायर कर लिए, वैसे किया। बट अगर आपका केपेक्स हैवी बिजनेस है यहाँ पर लेकर के, तो देन इट हैज़ टू बी अ मिक्स ऑफ कि आपका कैश फ्लो से आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी अपनी खुद की इक्विटी कितनी लगी हुई है, और आप डेट कितना ले रहे हैं। जनरली हमारे पूरे घर भर में चीज़ ये है कि कभी किसी से पैसे लेने नहीं चाहिए। मतलब हम किसी से 1 रुपए का उधार लेने वाले आदमी नहीं है। बट यस, अब आप बोलिए कि नहीं साहब मेरे को तो 100 करोड़ का प्लांट लगाना है एंड घर में नहीं है, तो आपको लेने पड़ेंगे वहाँ पर। बट डेट उतना रखिए जो आप कैश फ्लो से ना आराम से सर्विस कर पाएँ, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। मतलब आई एम वेरी वेरी कंजर्वेटिव व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एनीबडीज़ मनी, वेरी कंजर्वेटिव। आपकी जिम्मेदारी है कि उसको लौटाना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि वो पैसे गंवा के और भाग जाओ। आप किसी को फिर चेहरा दिखाने लायक नहीं बचोगे। एज यू टोल्ड कि हम ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड हमारी टीम अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हैं, उसमें आई थॉट कि कंसल्टेंट्स अगर हम लेके करें वुड इट बी बेटर? देखिए, कंसल्टेंट ज़रूर ले लीजिए, ढंग का होना चाहिए। और मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है कि उन्होंने क्या किया हुआ है। जिसने खुद अपने हाथ से नहीं किया हुआ है ना, उससे एडवाइजरी लेने में हमें बहुत डर लगता है। हमें ज्ञान नहीं चाहिए, ठीक है, वो चाहिए जिसने करा हो। तो इन जनरल वी डोंट वर्क विद कंसल्टेंट्स। हमारे यहाँ पे नो कंसल्टेंट्स हैं टिपिकली। बट हाँ, अगर खुद किसी ने अपने हाथ से करा हुआ और कंसल्टिंग कर रहा है तो हम ज़रूर उनसे इंगेज कर लेंगे। जैसा आपने बताया वैसे ही माय फ्रेंड इज इन्वेस्टेड इन ज़ेप्टो, तो उन्होंने भी बताया था जब उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम लेके आए तो कैसा उनका ग्रोथ हुआ। देखिए, ग्रोथ खाली एक्सपीरियंस टीम लाने से नहीं होता, दैट इज़ इसेंशियल। वो छोटे छोटे बच्चे 23 साल के हैं यार, वो आज 19 साल की उम्र में उन्होंने काम चालू किया था, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, हैट्स ऑफ टू देम। बट ऑब्वियसली वो टीम रिक्वायर्ड है। अगर आपको इतना बड़ा बिजनेस बनाना है, आप नहीं बना पाओगे अदरवाइज। Manufacturing business like us, what should we do on India Mart to get 10x more better inquiries and to be able to convert those orders? Get better inquiries. आप हमारी जो कस्टमर सर्विस टीम है उससे बात करिए, वो आपको ज़्यादा अच्छा आंसर दे देगा। अगेन उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बट दैट आंसर यू विल एक्चुअली गेट। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर वहाँ पे। मतलब मैं कुछ खास वैल्यू ऐड नहीं करूँगा उसमें। What was the major change in thought process after getting a special board? You told you got some external board, and what was the major change in transformation in the mindset between the founders after the new? तो एक तो ये था, जैसे कि मेजरमेंट मॉनिटरिंग हमारी कुछ भी नहीं थी। हम लोग सब अपना टैली के अंदर पे डेटा मेंटेन करते थे, बस वही हमारी रिपोर्टिंग होती थी, या वो DSRs वगैरह बनी होती थी। एक्सेल में हम लोग कुछ कुछ बना करके रखते थे हल्का फुल्का, दैट वाज इट। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम 1 महीने ऑफिस नहीं रहेंगे तो ऑफिस फिर भी अच्छे से कैसे चलेगा। तो एक तो हमारा थॉट प्रोसेस उधर बहुत शिफ्ट हो गया। अब आप आकर के हमारे यहाँ पे देखेंगे, नाउ वी गेट पीपल फ्रॉम एयरटेल, रिलायंस, वो जब हमारा यहाँ आकर के इंटरनल मेजरमेंट मॉनिटरिंग का सिस्टम देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये वहाँ ले जा कर के दिखाते हैं अब हम कि आपने क्या बनाया हुआ है। सो वी एक्चुअली वेंट एंड मेड दैट चेंज। सेकेंड, वी वर वेरी वेरी एप्रीहेंसिव ऑफ गेटिंग सीनियर फोक्स कि लेकर के आ जाओ, पता नहीं अब उनका तो ईगो कितना बड़ा होगा,
कैसे संभालेंगे, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे यहाँ पे, प्लस ऑब्वियसली कि उनको इतनी सैलरी अगर दे देंगे और वो नहीं उन्होंने काम निकाला तो हमारे तो पैसे डूब गए, उसमें फंसे रहते थे। वो चेंज हुआ। और जो सबसे तीसरा बड़ा चेंज आया वो ये था कि एक बार हमारे एक बोर्ड मेंबर थे नचिकेत मौर्य, अगर आप लोग जानते हो, ICICI के डेप्यूटी MD हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम ये बनाओ कि तुमको साहब अगले 1 साल में इसको 10x करना है, एक ही साल में, तो क्या करना होगा इसमें। हमने कहा सर ये तो पॉसिबल नहीं है, हम तो ये 30% 35% की ग्रोथ वाली कंपनी है, ये 10x कहाँ से हो जाएगा यहाँ पे। कह रहे एक बार कागज़ पे लिखो तो, एक्सेल पे बनाओ तो कि करना है तो क्या करना होगा। तो हम लोग गए, 3-4 हफ्ते तक काम किया उसके ऊपर, डरते डरते उनके सामने लेके आए कि साहब ये तो अगर हमको करना होगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ हम 3x ज़रूर कर सकते हैं वहाँ पे ले जाके, और 3x अगर करेंगे तो हो सकता है कि हमारा इतना कैश बर्न हो जाए यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमको लगता है कि 3x हो सकता है ना, तो कर दो, पैसे तो तुमने अभी इंटेल से लिए ही हैं, ठीक है, तो उसकी तो डर है नहीं कि तुम बंद हो जाओगे, ले जाओ कर डालो। नाउ दैट बाय द वे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी देखा जा सकता है बिजनेस को। एक बार सोचो तो कि ये बढ़ना कैसे है, लिखो तो उसको, और अगर दिख रहा है लिखने का तो फिर उसके पीछे लग जाओ। तो हम 3x तो नहीं कर पाए, बट उसके बाद में जो हम लोगों की 2-3 साल तक ग्रोथ रही वो ऑलमोस्ट 65-70% ईयर ऑन ईयर ग्रो करें हम लोग फिर। लेकिन अगर हम पहले से चलते रहते तो हम वही 30-35-25 इसी रेंज के अंदर में घूमते रहते, कभी भी उसके आगे बढ़ते नहीं। सो वी स्टार्टेड डूइंग डिटेलिंग क्वाइट अ लॉट, बहुत डिटेलिंग करने लग गए, समझ में आने लग गई चीज़ें कि क्या ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, किसको पकड़ करके रखें तो चीज़ें ठीक चलेंगी। दैट्स व्हाट वी लर्न, दोज 3 थिंग्स। जी So I think your session was more on analytics and data because it was a power combo जहाँ पे आपने measure बताया, measure and monitor। जी। तो measure और monitor हम जो कर रहे हैं वो that is data and what you are monitoring is also the data part। So when we talk about, you said very nicely build, fail and rebuild। तो रीबिल्ड के जब करना चाह रहे हैं तो रीबिल्ड को आप क्या की फैक्टर्स या इंडिकेटर्स उसमें करते हैं कि हमें जब वो रीबिल्ड करना है तो उसको क्या करेंगे। एंड सेकंड उसी का ही पार्ट कि जब आप 50% एग्जिस्टिंग ले लो, 50% आप न्यू लेकर आ रहे हो, तो हाउ डू यू डिसाइड कि ये इंडिकेट क्या इंडिकेटर्स की या ये 50% को रखेंगे और जो नए 50% लाएंगे उसमें क्या डेटा होगा या उसको कैसे एनालाइज करके आप लेकर आते। तो जनरली फर्स्ट क्वेश्चन रीबिल्ड के केस में क्या है कि जो पहले आपने किया और फेल हो गए तो कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी, वो देखिए, वो गड़बड़ी दोबारा मत कीजिएगा बस। फिर आप दोबारा करें, फिर कोई नई गड़बड़ी हो जाए, वो एक अलग चीज़ है, राइट। तो आप 1 बार 2 बार कर लेंगे, उसके बाद तो इतने समझदार ही हैं कि रास्ता निकल जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ वही हुआ, पहली बार हम लेकर के आए तो सारी चीज़ें तो हम अपने हाथ में रखते थे, सारे डिसीजंस हम अपने हाथ में रखते थे। अब दूसरे को ये होता था कि भाई तुम्हें चाय पे भी 10 रुपये खर्च करने तो पहले मेरे से पूछना। वो जो सीनियर लीडर्स हैं वो इसके लिए नहीं रेडी थे, उनको ऑटोनॉमी चाहिए थी। तो हमने सोचा अच्छा जी ऑटोनॉमी देनी है और ये भी बचाना है कि वो फालतू खर्च नहीं करें, तो उसके अराउंड गाइडलाइंस बनानी चालू करी कि क्या डिसीजन, कितने अमाउंट का डिसीजन कौन जना ले सकता है। बनाया, चालू किया, फिर दूसरी बार हायर किया, राइट। तो ऐसे ऐसे करके जो भी गलती हुई थी वी सिंपली फिक्स दैट एंड मूव फॉरवर्ड। दूसरा 50-50% वाले का जो था, 50% का मतलब है कि अगर मुझे 10 लीडर्स चाहिए तो 5 इंटरनल टीम से आएंगे, 5 बाहर की टीम से आएंगे। उसमें ये हुआ कि जो इंटरनल टीम की कैपेबिलिटी है या वो 5 लोग जिनको कि एक्चुअली हम पुल कर सकते हैं, सबसे पहले तो उनको फिट किया कि कौन सा रोल ये देख सकते हैं। जो बचे हुए रोल थे उसके लिए, सबके लिए हाँ रोल वाइज, देन वी गॉट पीपल फ्रॉम आउटसाइड कि ये स्किल हमारे पास नहीं है, हमें दूसरा जना ही लेकर के आना पड़ेगा, तो लेकर के। दैट इज व्हाट वी डिड। जो सीनियर लीडरशिप में आपने सेल्स के लिए एक्सटर्नल बंदे को हायर किया था, व्हाट क्राइटेरिया डिड यू लुक इनटू? और सेल्स में क्योंकि आपकी प्रोसेस अलग होती है और आपका प्रोडक्ट नया था, मार्केट में कभी ऐसा बेचा नहीं था किसी ने, सो व्हाट डिड यू लुक इनटू? पैरामीटर्स क्या थे और कहाँ से? तो उसमें हमने क्या किया, बिकॉज एक तो हमारा डायरेक्ट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन था, पीपल हैवी था, लार्ज सेल्स टीम हुआ करती थी।
तो वी हायर्ड दी हब CEO ऑफ रिलायंस इन्फोकॉम। हब CEO मतलब वो 6-7 सर्कल के CEOs उसको रिपोर्ट किया करते थे। वो ऑलमोस्ट उस ज़माने में 10,000 करोड़ का बिजनेस देखता था वो आदमी। हमारा बिजनेस 100 करोड़ का भी नहीं था यहाँ पे। तो उसने ना स्केल पे मैनेज करा हुआ था, और वो रिलायंस इन्फोकॉम के साथ में उसने काम जब किया था, उससे पहले एयरटेल में था, तो टेलीकॉम की जर्नी छोटे से बड़े तक की उसने देखी हुई थी कि ये स्केल करते समय क्या क्या दिक्कत आती है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा हमें ये स्किल सेट चाहिए कि जी मैं अगर 100 से 500 की तरफ दौड़ने लगूं तो कुछ इधर उधर जाकर के टूट टाट ना जाए मेरा हिसाब किताब, राइट। वो संभालने के लिए स्किल सेट चाहिए। दूसरा, टेलीकॉम में भी सेल्स अच्छा खासा हुआ करता था, सो दैट वाज द अदर स्किल सेट। 2 चीज़ें ये हम लोगों ने लार्जली, अगर आप देखेंगे तो देख करके देन वी हायर्ड हिम। Okay, thank you so much for this presentation. I request Senator Nikam sir, please, sir. मैं ऑलरेडी बहुत ले चुका हूं। थैंक यू सर। हाँ हाँ हाँ, प्लीज़ 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 प्लीज़, ये तुम दे दो। लाइए सब मैं रख देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, विथ योर नेम। थैंक यू। थैंक यू। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, पता